हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और जैसे कि आपको पता होगा, हमारा BNSS का जो सीरीज़ चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको पता होगा, लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 187 को कंप्लीट कर दिया था, दी एंड हो गया था। बस हमने आपको ये बताया था कि कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताने बाकी हैं। तो वही क्लास है, ये केस लॉज बेस्ड क्लास है सेक्शन 187 का। ठीक है, 187 का जो केस लॉज वाला जो क्लास है, ये वही क्लास है। और अगर जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है गाइस, आप सभी को मेरे लेक्चर को 1.5x में देखना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा स्पीड में देखना चाहिए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। ठीक है, अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हो तो स्पीड में देखो। दूसरी बात, सेक्शन 187 से स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग से देखो, 187 का स्टार्टिंग लेक्चर से देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये काम ही आने वाला है वैसे भी। तो स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन 187 का केस लॉ वाला क्लास है। ठीक है, तो जितने इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं मैं इसमें लिख के ले आया हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि लिखने से क्या होता है ना, थोड़ा टाइम चला जाता है। ठीक है, तो जितना मैं लिख के लाया हूँ उतना मैं अगर आपको पढ़ाते पढ़ाते लिखवाता तो शायद 2 क्लास लेना पड़ता। तो ट्राई करेंगे 1 क्लास में इसको ख़त्म करने का आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 187 तो अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी को सेक्शन 187 अब अच्छे से मालूम है। ठीक है, पुलिस रिमांड क्या है ये भी पता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है वो भी पता है, सब चीज़ पता है। तो क्या क्या है केस लॉ सेक्शन 187 से रिलेटेड। सबसे पहला जो है केस लॉ है वो पुलिस रिमांड से रिलेटेड है। तो पुलिस रिमांड से रिलेटेड 2 केस लॉस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एक है मनुभाई रतिलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2013 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये मनुभाई रतिलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है, 2013 का केस है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें आया था। और ये किस चीज़ को लेकर है? पुलिस रिमांड को लेकर है। सर पुलिस रिमांड क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं बोलने से 7 क्लास हो चुके हैं मेरे ख्याल से। आप देखिएगा 7 या 8 क्लास हो चुके हैं। सेक्शन 187 को इतना डिटेल में हमने कराया है। ठीक है, तो आप पूछना मत कि पुलिस रिमांड क्या होता है। पुलिस रिमांड क्या होता है? पुलिस वाला जब अरेस्ट करके लाता है तो मजिस्ट्रेट को प्रे करता है कि भैया हमको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ मोहलत चाहिए एक्यूज्ड के साथ बिताने का। ठीक है, तो वो जो टाइम मांगता है उसी को पुलिस रिमांड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस पुलिस रिमांड को लेकर मनुभाई रतिलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए समझते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो मैं ट्राई करूँगा इसको हाईलाइट करने का, फिर बाद में मिटा दूंगा। ठीक है, चलिए। The Supreme Court held that the act of directing the remand of an accused is fundamentally a judicial function। भैया सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो, जब कभी भी पुलिस रिमांड आप देते हो, ठीक है, एक्यूज्ड का पुलिस रिमांड आप अगर ग्रांट करते हो तो ये एक फंडामेंटली जुडिशियल फंक्शन है। क्या है? ये एक जुडिशियल फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज़, मजिस्ट्रेट डज नॉट एक्ट इन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी वाइल ऑर्डरिंग द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भैया जब कभी भी मजिस्ट्रेट पुलिस रिमांड या पुलिस कस्टडी ग्रांट कर रहा होता है तो उसको एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में काम नहीं करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में कौन काम करते हैं? जैसे पुलिस वाले करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये सब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन माने जाते हैं। और जुडिशरी अपना अलग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया देखिए, पुलिस वाले आपके पास आ रहे हैं पुलिस रिमांड का रिक्वेस्ट लेके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाँ ठीक है चलो ले जाओ भाई, हाँ ले जाओ, ठीक है ले जाओ उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ऐसा नहीं कर सकते, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आप हो मजिस्ट्रेट, ठीक है, आपको अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ग्रांट करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? वही बोल रहा है, द मजिस्ट्रेट हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ वेदर द मेटल्स प्लेस्ड बिफोर हिम जस्टिफाई द रिमांड। मजिस्ट्रेट को ये चीज़ देखना पड़ेगा कि उसके सामने जो केस आ रहा है, जो एविडेंसेस हैं, जो मटेरियल्स उसके सामने रखे गए हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं क्या कि उसको रिमांड का ज़रूरत है पुलिस वाले को। समझे कि नहीं? तो अपने मन से मजिस्ट्रेट को ऐसे नहीं दे देना है रिमांड। समझे कि नहीं? मजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके सामने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, सारी चीज़ों को कंसीडर करके ही वो क्या करना करेगा, वो
पुलिस रिमांड के लिए देगा। कौन देगा? मजिस्ट्रेट देगा। वही बोल रहा है, इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट टू अप्लाई हिज माइंड। भाई मजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाना ज़रूरी है, वो भी जुडिशियल माइंड अप्लाई करना ज़रूरी है। एंड नॉट टू पास एन ऑर्डर ऑफ द रिमांड ऑटोमेटिकली और इन द मैकेनिकल मैनर। ऐसा नहीं है कि भैया हाँ ठीक है ले जाओ इसको, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी का लिबर्टी का सवाल है। अगर कोई बंदे को पुलिस वाले लोग हिरासत में लेके जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, तो उससे टॉर्चर करेंगे, तो आप मतलब अपने मन से आर्बिट्रेरी नहीं दे सकते हो, समझे कि नहीं। आपको देखना पड़ेगा ऑफेंस कौन सा ऑफेंस है, कितना लोन इन्वेस्टिगेशन लोन ख़त्म किए हैं, कितना बाकी है, सारा चीज़ को कंसिडर करके ही मजिस्ट्रेट क्या करेगा भाई, क्या देगा? पुलिस रिमांड देगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ बताया गया है, ठीक है। तो अपने आप को उसको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि भैया क्या क्या उसके सामने क्या क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देखते हुए ही वो पुलिस रिमांड देगा। दूसरी बात, अपना माइंड अप्लाई करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं दे देगा, समझे कि नहीं। ठीक है सर, समझ गया, समझ में आया। तो ये एक जुडिशियल फंक्शन है, उसको एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में काम नहीं करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव मतलब पुलिस लोग जैसा बोले ठीक है ले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा, समझे कि नहीं। आप अलग हो, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो नोट्स फिर आपको दूंगा बाद में, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा ना प्रिंट आउट जब कराओगे। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें क्या बोला गया कि भैया जब कभी भी मजिस्ट्रेट पुलिस रिमांड देता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए, अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली दे दिया जाए, हाँ ठीक है ले जाओ इसको, जाओ जो करना है करो, इन्वेस्टिगेशन करना है करो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसको सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, और जब वो सेटिस्फाइड हो जाता हो, सभी मटेरियल्स उसके सामने जो है उसको देखकर, तभी वो पुलिस रिमांड के लिए देगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में काम नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। दूसरा केस है पुलिस रिमांड को ही लेकर, वो है तुम्हारा सत्यजीत बल्लू भाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दोनों गुजरात का ही केस है, अगर आप देखोगे। वो था 2013 का, ये है 2014 का, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें क्या बोला गया? सत्यजीत बल्लू भाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। क्या बोला गया सुनो, इसमें बोला गया द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ग्रांट ऑफ ऑर्डर ऑफ पुलिस रिमांड शुड बी एन एक्सेप्शन एंड नॉट द रूल। ओ माई गॉड, बहुत बड़ा बात इन्होंने कह दिया। बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस रिमांड जो आप लोग ग्रांट करते हो, ठीक है, पुलिस रिमांड जो देते हो एक्यूज्ड को आप भेजते हो पुलिस कस्टडी में, ये एक एक्सेप्शन होना चाहिए, नॉट द रूल। रूल नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है भेज दिए जाओ, एक्सेप्शन होना चाहिए। एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही आपको पुलिस रिमांड ग्रांट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल मैनर में भेज दिया, ऑटोमेटिकली भेज दिया, ऐसा सब नहीं चलेगा। वही चीज़ बोल रहा है कि इट शुड बी एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी द रूल। रूल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन होना चाहिए, रूल नहीं होना चाहिए। नियम नहीं बन गया हो कि भैया हाँ भेज दो। बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही आपको पुलिस रिमांड के लिए भेजना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो पुलिस रिमांड शुड नॉट बी द रूल, इट शुड बी एन एक्सेप्शन, ये याद रखना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। Investigating agency is required to make a strong case and must satisfy the magistrate that without the police custody it would be impossible for the police authorities to undertake investigation। और ये बोला गया है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सारा चीज़ डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटीज़ पे, मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, सीबीआई वाले भी हो सकते हैं, पुलिस वाले भी हो सकते हैं, तो जो भी कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाइड कर सकें, किस तरीके से जस्टिफाई कर सकें कि भैया देखिए अगर आप पुलिस कस्टडी नहीं देंगे तो हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्यूज्ड, इसका जो को एक्यूज्ड था उसको भी पकड़ना बाकी है, वेपन कहाँ पर छुपा के रखा है वो बताना बाकी है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है। तो मजिस्ट्रेट को जब आप ये सब चीज़ बताओगे एज अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और वो जब सेटिस्फाइड हो जाएगा तभी आपको पुलिस रिमांड उसको देना चाहिए, वही चीज़ बोल रहा है, समझ में आया। तो पुलिस रिमांड एक्सेप्शन होना चाहिए, ना कि रूल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। द ग्रांट ऑफ ऑर्डर पुलिस रिमांड शुड बी एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन होना चाहिए ना कि रूल, ठीक है, ठीक है, याद कर लेना इसको। चलो, क्या उड़ गया बारे भाई, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया तुम्हारा पुलिस रिमांड को लेकर, ख़त्म हो गया 2 केस लॉस। तो मुझे बताओ
दो केस लॉ कौन कौन हैं पुलिस रिमांड को लेके? एक है मन्नूभाई रतिलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, दोनों केस स्टेट ऑफ गुजरात का है। एक है मन्नूभाई रतिलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2013। इसमें क्या बोला गया? इंपॉर्टेंट चीज़ सब याद करने से भी चलिए। देखो इतना सारा लिखा हूँ, इसमें से 2 लाइन भी याद करोगे तो आपका काम ईजी है। एक लाइन ये याद कर सकते हो क्या? पहला बात देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये जो है ये इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट टू अप्लाई हिज माइंड। मजिस्ट्रेट को अपना माइंड लगाना ज़रूरी है। ओके, एंड नॉट टू पास एन ऑर्डर ऑफ रिमांड ऑटोमेटिकली और मैकेनिकल मैनर में वो ऑर्डर पास नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर भी अगर देखोगे जो पहला लाइन है, पुलिस रिमांड जब भी देगा, ठीक है, वो फंडामेंटली जुडिशियल फंक्शन होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में काम नहीं करना चाहिए मजिस्ट्रेट को, ठीक है, वही चीज़। तो ये सब लिख सकते हो आप। इसमें क्या है, इसमें पहला लाइन इंपॉर्टेंट है कि ग्रांट ऑफ पुलिस कस्टडी शुड बी एन एक्सेप्शन एंड शुड नॉट बी द रूल। ये रूल नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं भी आएगा कैसे नहीं, ठीक है। चलो इसको मिटा दूँ क्योंकि भाई प्रिंट आउट निकालने में दिक्कत हो जाएगा ना। चलो हो गया। अब आते हैं डिफ़ॉल्ट बेल पे। सर डिफ़ॉल्ट बेल, अब मुझे मत पूछना डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है, इतना क्लास ले चुका हूँ, पूरा डायग्राम से समझा चुका हूँ। क्या था बताओ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। डिफ़ॉल्ट बेल क्या था भाई? डिफ़ॉल्ट बेल ये था कि यहाँ हो रहा है 60 डेज़ और 90 डेज़ ख़त्म हो रहा है। तो जैसे 60 डे 90 डेज़ ख़त्म हुआ, यानी रात के 12 बज गए और 61 नंबर डे आया या फिर 91 नंबर डे आया, तो जो एक्यूज्ड होगा उसके पास एक राइट आ जाएगा। और ये राइट कौन देगा? अपना लॉ देगा। लॉ कौन सा देगा? सेक्शन 187 का सबसेक्शन 3 इसको एक पावर दे देगा। और ये पावर क्या है? एक पावर देगा राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल का, इसका पास पावर आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट बेल मतलब अब ये बेल पे जा सकता है, अब ये बेल पे रिलीज़ हो सकता है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? बेल अप्लाई करना पड़ेगा, बेल एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, तभी इसको बेल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक बेल नहीं है भाई, इसको अप्लाई करेंगे तो ही मिलेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि बेल, इसका राइट ऑफ डिफ़ॉल्ट बेल आने से पहले चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए। चार्जशीट शुड नॉट बी फाइल्ड, तभी डिफ़ॉल्ट बेल वो अप्लाई कर सकता है। अगर चार्जशीट फाइल हो गया एक बार राइट आने से पहले या फिर अप्लाई करने से पहले चार्जशीट अगर फाइल हो गया तो भैया राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल एक्सटिंग्विश हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग केस लॉस पढ़ेंगे, बहुत सारे केस लॉस पढ़ने वाले, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं डिफ़ॉल्ट बेल को लेकर सेक्शन 183 का 3। देखो ये BNSS में है सेक्शन 187 का 3, और CRPC में हुआ करता था सेक्शन 167 का सबसेक्शन 2 हुआ करता था, ठीक है। ओके सर, आगे चलते हैं। तो इसमें हम लोग मेनली 3 ठो केस लॉस पढ़ेंगे जो कि बहुत ही फेमस है। एक है तुम्हारा संजय दत्त का, आपको पता है संजय दत्त मुंबई बम ब्लास्ट में जो वेपन वगैरह जो यूज़ हुआ था उस वही केस है। तो बोल रहा है संजय दत्त वर्सेस स्टेट थ्रू CBI। संजय दत्त का केस है, इसमें 1994 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें क्या बोला गया देखो एक चीज़ बता दूं, ये जो इशू है इसको आप लोग अगर नहीं लिखोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या बोला गया वो इम्पॉर्टेंट है। ये इशू मैं अपने समझने के लिए लिख दिया हूँ, आपके लिए भी ईजी होगा पढ़ने के लिए, लेकिन आप ये लिखोगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा इशू को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ CBI, ठीक है। संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ CBI 1994 सुप्रीम कोर्ट ने के सामने क्या क्वेश्चन आया, क्या इशू था, तो देखते हैं। देखो, वेदर एन एक्यूज्ड हैज़ अ राइट टू डिफॉल्ट बेल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड दैट इज 60-90 एंड कैन दैट राइट बी डिफीटेड बाय फाइलिंग ऑफ अ चार्जशीट लेटर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहला सवाल ये आया कि जो एक्यूज्ड का जो राइट बनता है डिफ़ॉल्ट बेल का, ठीक है, जैसे ही 60 दिन और 90 दिन एक्सपायर हो जाने से जो राइट आता है डिफ़ॉल्ट बेल का, वो जो राइट है, पहली बात, क्या 60 और 90 दिन के बाद डिफ़ॉल्ट बेल का राइट आता है क्या एक्यूज्ड को? अच्छा, अगर आ भी जाता है, क्या ये राइट, इसका राइट ख़त्म हो जाएगा क्या चार्जशीट फाइल होने के बाद? अगर जैसे चार्जशीट फाइल हो जाता है बाद में, क्या इसका राइट ख़त्म हो जाएगा क्या? ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि भैया, पहला क्वेश्चन ये था, जैसे ही 60 दिन और 90 दिन एक्सपायर हुआ तो क्या एक्यूज्ड के पास डिफ़ॉल्ट बेल का राइट होता है क्या? और डिफ़ॉल्ट और चार्जशीट एक बार फाइल होने के बाद, ठीक है, ये राइट ख़त्म हो सकता है क्या?
ये क्वेश्चन था, समझ में आया? ओके, तो देखिए क्या बोला गया इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए क्या बोला गया। तो इस देखिए इसमें बोला गया इफ़ द एक्यूज्ड फेल्स नहीं है, फाइल है। इफ़ द एक्यूज्ड फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर द डिफ़ॉल्ट बिल, अगर एक एक्यूज्ड एप्लीकेशन डालता है किस चीज़ का, डिफ़ॉल्ट बिल का। अच्छा, डिफ़ॉल्ट बिल का एप्लीकेशन कब डाल सकते हो आप? तभी डाल सकते हो जब आपका 60 दिन 90 दिन हो गया हो, वरना पहले नहीं डाल सकते, ये याद रखना, क्योंकि आपका राइट ही 60 और 90 दिन खत्म होने से एक्रू होता है। मतलब अब देखो आपका, आप यहाँ पर जैसे 61वां दिन आया या फिर 91 नंबर दिन आया, तो आपका राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल आपके पास एक्रू कर गया। एक्रू मतलब आपके पास अब आ चुका है, आप अप्लाई करोगे। तो वही बोल रहा है कि अब जैसे ही आपके पास राइट आया, तो राइट आने के बाद ही तो अप्लाई करोगे ना, कि पहले ही अप्लाई कर दोगे। मतलब वही बात हो गया ना कि आपके पास पैसा आया ही नहीं है और आप खर्च करने चले गए। तो भैया पैसा जब आएगा तभी तो आप उसको खर्च करोगे, समझे कि नहीं? वही चीज़ है। तो वही यहाँ पर वही बोला गया कि जैसे 61 और 91 नंबर डेज़ में आपके पास आया राइट, तो आप तभी अप्लाई करोगे किस चीज़ के लिए, बेल के लिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर एक बार एक्यूज्ड डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेशन डालता है, कब डालेगा? ऑब्वियसली जब 60 दिन 90 दिन एक्सपायर हो जाएगा, यानी 61 नंबर दिन, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 और 90 डेज। जैसे 60 और 90 दिन खत्म हुआ, उसके बाद वो अगर एप्लीकेशन डालता है डिफ़ॉल्ट बेल का, एंड लिखा है देखो, एंड और प्लस बिफोर द चार्जशीट इज़ फाइल्ड। और ये जो एप्लीकेशन डालता है कब डालता है? चार्जशीट फाइल होने से पहले। और यहाँ जो ये काम हो रहा है ना, ये जो इसके पास अप्लाई कर रहा है बेल के लिए, इस बेल से पहले यहाँ पर कहीं चार्जशीट कभी भी फाइल हुआ ही नहीं था, ठीक है, पुलिस के द्वारा। तो वही बोल रहा है, दो चीज़ होता है, अगर एक्यूज्ड डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेशन डाल देता है, पहला चीज़ क्या, एक्यूज्ड अगर डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेशन डाल देता है। दूसरा, और ये एप्लीकेशन डालने से पहले कोई चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए, बिफोर द चार्जशीट इज फाइल, समझे कि नहीं? कोई चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ अगर हो गया तो हम बोलते हैं द राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल बिकम्स इंडिफिजिबल। ओ माय गॉड, अब देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? द राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल बिकम्स इंडिफिजिबल। तो ये जो राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल क्या हो जाता है? इंडिफिजिबल हो जाता है। इसमें ये बोला गया जैसे ही बंदा 61 नंबर दिन या फिर 91 नंबर दिन पे पहुंचा, उसके पास राइट आ गया डिफ़ॉल्ट बेल का, वो अप्लाई किया। और अप्लाई करने से पहले बस एक कंडीशन है कि कोई चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए। अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, 61 नंबर डे आ गया है, 91 नंबर डे आ गया है, और वो बेल अप्लाई कर दिया, तो हम बोलेंगे कि भाई उसका जो राइट हो गया, ये जो राइट आ गया राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल का, वो राइट क्या हो गया है? वो राइट इंडिफिजिबल हो गया है। क्या हो गया? इंडिफिजिबल। इंडिफिजिबल मतलब ये ऐसा राइट बन गया कि इसको कोई भी छीन नहीं सकता। ओ माय गॉड, इट कैन नॉट बी टेकन अवे। इसको कोई भी नहीं ले सकता, ना ही इसको अंडन कर सकते हैं, ठीक है। तो ना ही इसको कोई डिफीट कर सकता है, ना ही इसको कोई ले सकता है, समझे कि नहीं? तो ये इंडिफिजिबल राइट बन जाता है। तो इसमें क्या बोला गया, जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे 61 नंबर डे 91 नंबर डे आएगा, ये बेल अप्लाई करेगा, बस एक कंडीशन देखना है, चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए। अगर ये सारा चीज़ हो जाता है तो हम बोलेंगे इसका जो राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल है वो क्या हो गया? इंडिफिजिबल हो गया। इंडिफिजिबल मतलब क्या सर? इंडिफिजिबल मतलब जिस राइट को कोई छीन नहीं सकता। ओ माय गॉड, ठीक है। क्या बोलते हैं कि संजय दत्त वाले केस में यही बोला गया कि राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल कब इंडिफिजिबल हो जाता है? कब हो जाता है इंडिफिजिबल? जब आपका 60 दिन 90 दिन एक्सपायर हो जाता है और आप बेल अप्लाई करते हो डिफ़ॉल्ट बेल का, प्लस चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए, बिफोर द चार्जशीट इज फाइल। चार्जशीट फाइल होने से पहले आप ये सारा काम कर लेते हो, तो आपका जो राइट होता है डिफ़ॉल्ट बेल का वो इंडिफिजिबल बन जाता है, ठीक है। दूसरा बात इसमें क्या बोला गया, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट लेटर डज नॉट टेक अवे हिज राइट। ओह माय गॉड, इसमें बोला गया जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए बेल के लिए अप्लाई किए, फॉर एग्जांपल 61 नंबर डे और 91 नंबर डे में बेल के लिए अप्लाई कर दिए, यहाँ पर चार्जशीट फाइल नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जाके आपके अप्लाई करने के बाद पुलिस वाले लोग यहाँ पर कहीं पर मान लो चार्जशीट फाइल करते हैं, क्या चार्जशीट फाइल करने से क्या आपका राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल एक्सटिंग्विश हो जाएगा क्या, ख़त्म हो जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि फाइलिंग ऑफ चार्जशीट लेटर, अगर बाद में चार्जशीट फाइल होता है पुलिस वाले के द्वारा, इट डज़ नॉट टेक अवे हिज राइट, तो ये राइट उसका नहीं छीन लेगा, इसका राइट चला नहीं जाएगा। मतलब समझो, मतलब कहने का मतलब इतना ये डेंजर प्रोविज़न है ना, बता रहा हूँ। इसको साफ कर देता हूँ मैं, देखो ये है, मतलब बहुत एक्यूज्ड के हिसाब से तो सही है। देखो 61 नंबर डे 91 नंबर डे आया, यहाँ पर राइट तुम्हारा किस चीज़ का आ गया, राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल DB आ गया।
61 नंबर डे और 91 नंबर डे में एक कंडीशन बस देखना है कि यहाँ पर चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए, तो चार्जशीट फाइल नहीं हुआ था तो ये भी सही हो गया, और राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल भी आ गया। यहाँ पर ये बंदा क्या किया, अप्लाई कर दिया बेल के लिए 61 नंबर डे में। जैसे ही अप्लाई किया है, मान लो ये अप्लाई किया सुबह का 11 बज रहा था, उस समय 11 AM हो रहा था, ठीक है। एक्यूज अप्लाई कर दिया बेल के लिए। 1 घंटे बाद 12 बजे जैसी होता है 12 PM, क्या होता है ना, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, मैं लिखता हूँ 1 PM, ठीक है। जैसे 1 PM होता है, पुलिस वाले लोग चार्जशीट फाइल कर देते हैं, यहाँ पर चार्जशीट फाइल कर देते हैं, कौन, पुलिस वाले लोग। सोचो 1-2 घंटे बाद ही पुलिस वाला चार्जशीट फाइल कर दिया, तो क्या इसका जो बेल एप्लीकेशन है वो ख़त्म हो जाएगा क्या, कैंसिल हो जाएगा क्या, मुझे बताओ। नहीं होगा, क्योंकि इसने पहले ही बेल अप्लाई कर दिया था, और चार्जशीट तो बाद में फाइल हुआ। तो चार्जशीट अगर बाद में फाइल होता है तो इसका बेल रिजेक्ट नहीं होगा, ये याद रखना। तो वही बोल रहा है कि भैया देखो यहाँ पर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट लेटर डज नॉट टेक अवे हिज राइट। अगर आपका चार्जशीट बाद में फाइल होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका राइट चला जाएगा, छीन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया है कि ये जो राइट है, कौन सा राइट है भाई, ये इंडिफिजिबल राइट है, जिसको कोई छीन नहीं सकता। बस कंडीशन ये है कि चार्जशीट फाइल होने से पहले आपको क्या करना है, बेल के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, समझ गए सर, आगे चलिए। ओके, Once this right accrues, it must be granted provided the accused is ready to furnish bail. ओके, तो जैसे ये राइट एक्रू करता है, मतलब जैसे आपके पास ये राइट आता है 60 और 90 दिन एक्सपायर होने से, तो इसको देना ही पड़ेगा। और बस एक ही कंडीशन है कि बंदा बेल एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ेगा। दो कंडीशन देखो, राइट ऑफ डिफ़ॉल्ट बिल का 2 कंडीशन है। पहला, 60 दिन 90 दिन ख़त्म हो जाना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए मतलब 61 नंबर डे आना चाहिए, या फिर 91 नंबर डे में ही कर सकते हो। दूसरा, अप्लाई करना पड़ेगा बेल के लिए, अप्लाई करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं है, अप्लाई करोगे तो मिलेगा। और एक कंडीशन है, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, और एक तीसरा कंडीशन है कि चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए आपके अप्लाई करने से पहले। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो हम बोलेंगे कि आपका राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल क्या हो गया, इंडिफिजिबल हो गया, मतलब इसको कोई छीन नहीं सकता अब, ठीक है। ओके, समझे? ठीक है सर, समझ गए, इसको मिटा दूँ, ठीक है। और बाद में अगर चार्जशीट फाइल भी अगर हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पैदा है, क्योंकि आप पहले ही चार्ज क्या कर चुके हो, अप्लाई कर चुके हो बेल के लिए। तो अगर आप बेल अप्लाई किए, उसके बाद वो चार्जशीट 1 घंटे बाद भी क्यों ना फाइल करे, आधा घंटा बाद भी क्यों ना फाइल करे, तो आपको बेल मिलेगा ही मिलेगा, वो रिजेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। वही बोला है, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट लेटर डज नॉट टेक अवे हिज राइट, खत्म। तो संजय दत्त का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बोला गया कि कब राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल इंडिफिजिबल राइट बन जाता है। तो कब बन जाता है, 60 दिन 90 दिन एक्सपायर होने से पहले, मतलब एक्सपायर होते ही, जैसे 60 दिन 90 दिन एक्सपायर होता है, यानी उसके बाद बेल एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ कि चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए, तो उसका राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल इंडिफिजिबल राइट बन जाता है, ठीक है। अगर चार्जशीट बाद में फाइल हुआ तो ये उसका राइट नहीं छीन सकता, ख़त्म, ये ख़त्म हो गया। अब चलते हैं दूसरा केस लॉ। दूसरा केस लॉ का नाम है विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2020 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। इसमें सबसे पहले कोर्ट के सामने क्या इशू था, कोर्ट के सामने ये इशू था कि जो बेल एप्लीकेशन देते हैं डिफ़ॉल्ट बेल का, ये किस में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए या नहीं, कि बिना राइटिंग में भी चलेगा, मतलब ऑरल भी चल सकता है क्या, ये था क्वेश्चन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि जो राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई करते हैं एक्यूज्ड लोग, ये क्या राइटिंग में ही होगा कि ऑरल भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये था, क्या ये जो राइट है, ये जो डिफ़ॉल्ट बेल का राइट है, ये क्या ख़त्म हो सकता है क्या चार्जशीट फाइल होने के से ही, मतलब ये जो राइट है डिफ़ॉल्ट बेल का, ये क्या ख़त्म हो सकता है क्या जैसे ही चार्जशीट फाइल होता है बाद में। बोल रहा है अगर चार्जशीट बाद में अगर फाइल अगर हो जाता है, ठीक है, तो क्या राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल ख़त्म हो जाएगा क्या। तो 2 क्वेश्चन था, क्या था, पहला क्वेश्चन ये था क्या डिफ़ॉल्ट बेल राइटिंग में हो सकता है क्या। दूसरा क्वेश्चन ये था अगर डिफ़ॉल्ट बेल अगर एक्रू हो चुका है, ठीक है, लोन अप्लाई कर भी दिए हैं, और अप्लाई करने के बाद क्या चार्जशीट फाइल होते ही ये राइट छीन लिया जाएगा क्या। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, 2020 का। तो इसमें क्या बोला गया, देखो इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले ये बोला गया कि भैया एप्लीकेशन फॉर द डिफ़ॉल्ट बेल नीड नॉट बी इन राइटिंग। भाई ज़रूरी नहीं है कि राइटिंग में ही हो। ओ माय गॉड, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मतलब बेल एप्लीकेशन अगर आप देते हो डिफ़ॉल्ट बेल का, तो
राइटिंग में दे रहे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑरल एप्लीकेशन भी वैलिड है। ये 2020 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो डिफ़ॉल्ट बेल राइटिंग में भी हो सकता है और ऑरली भी हो सकता है, ये याद करना। तो डिफ़ॉल्ट बेल का एप्लीकेशन राइटिंग में भी हो सकता है और ऑरली भी हो सकता है। कौन सा केस में बोला गया? बिक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। समझ में आ गया? ओके। इसमें कुछ डाउट है क्या? नो सर। अच्छा, दूसरा चीज़ इसमें यह बात बोला गया कि जो राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल होता है ना भाई, जो राइट दिया गया ये एक फंडामेंटल राइट है। ओ माय गॉड, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये राइट आ जाता है, फंडामेंटल राइट के अंदर आ जाता है। अब राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल देखो, ये जो आपका राइट है डिफ़ॉल्ट बेल का, पहली बात तो ये स्टेचुटरी राइट है क्योंकि सेक्शन 187 में बोल दिया गया है राइट। दूसरी बात, इसको फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया है आर्टिकल 21 से, समझे कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा, आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। दूसरी बात क्या, ये जो है आपका आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा कि डिफ़ॉल्ट बेल जो है ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, इसको रट लीजिए। पहली बात, ये स्टेचुटरी राइट भी है क्योंकि सेक्शन 187 में लिख दिया गया है कि डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगा। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 21, तो याद रख लो। तो पहला पॉइंट ये है कि राइटिंग में हो सकता है क्या डिफ़ॉल्ट बेल? बिल्कुल हो सकता है। ऑरल भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। राइटिंग में तो होगा ही होगा। ऑरल हो सकता है क्या? हाँ, ऑरल हो सकता है। कौन सा केस में बोला गया? बिक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बिक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2020 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या बोला गया? बोला गया कि जो राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल होता है ना, ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? ओके सर। तीसरा पॉइंट इसमें क्या बोला गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद करने लायक है। देखिए, इसमें ये बोला गया राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल बिकम्स कंप्लीट एंड इंडिफिजिबल। इसमें भी यही बोला गया कि जो राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल होता है वो कब कंप्लीट होता है, कब इंडिफिजिबल बन जाता है, कब ऐसा बन जाता है कि जिसको कोई छीन नहीं सकता, कब? तो इसमें कब नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर हो जाता है इंडिफिजिबल, अगर आपका राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल अगर इंडिफिजिबल बन गया, कंप्लीट हो गया, तो इसको कब नहीं छीना जा सकता, कैसे नहीं छीन सकते, किस किस बहाने से इसको नहीं छीना जा सकता, तो इसमें बोला गया। तो बिक्रमजीत सिंह के केस में वो सारे सिचुएशंस को बताए गए कि मतलब कौन कौन से सिचुएशन में कि डिफ़ॉल्ट बिल आपका छीना नहीं जा सकता, मतलब कौन कौन से बहाने से आपसे डिफ़ॉल्ट बिल नहीं छीन सकते, ठीक है। तो ये 3 बहाना था। इसमें बोला गया कि अगर बाद में चार्जशीट अगर फाइल हो जाता है तो इस बहाने से आपका डिफ़ॉल्ट बिल नहीं छीना जा सकता, समझे कि नहीं। अगर मान लो आप अगर बेल के लिए अप्लाई कर दिए, बस कंडीशन ये है कि आपको बेल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप बेल के लिए अप्लाई कर दिए हैं और बेल अप्लाई करने के जस्ट बाद अगर चार्जशीट फाइल कर देता है पुलिस वाला, तो आपका बेल कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिफिजिबल राइट है भाई। इंडिफिजिबल मतलब जो राइट को कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। चार्जशीट अगर बाद में फाइल हो गया तो क्या हो गया, मैं क्या बोला, 1 घंटे बाद भी फाइल होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको बेल अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी 61 नंबर डे और 91 नंबर डे, ठीक है। समझ में आया? तो इसमें क्या बोला गया, अगर बाद में चार्जशीट फाइल हो गया तो उससे भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, नॉन डिस्पोजल और रॉन्ग डिस्पोजल ऑफ द बेल एप्लीकेशन, ठीक है। मान लो आप बेल के लिए अप्लाई किए थे, आपका बेल अभी तक कोई सुना ही नहीं है, पेंडिंग चल रहा है, ठीक है, और बाद में पुलिस वाला आ जाता है अपना चार्जशीट फाइल कर देता है, तो क्या आपका बिल रिजेक्ट हो जाएगा? क्या भाई नहीं रिजेक्ट हो गया, आपने तो अप्लाई कर दिया ना, आपका काम खत्म ना, तो खत्म। तो वही बोल रहा है कि नॉन डिस्पोजल और रॉन्ग डिस्पोजल ऑफ द बेल एप्लीकेशन के वजह से भी आपका डिफ़ॉल्ट बेल का राइट नहीं चला जाएगा। तीसरा, फाइलिंग ऑफ अ सेकंड बेल एप्लीकेशन। अगर मान लो सेकंड बेल भी अगर आपने बाद में फाइल अगर कर दिया तो उसके वजह से भी आपका डिफ़ॉल्ट बेल का राइट नहीं जाने वाला है, इसको अच्छे से याद कर लो। तो बिक्रमजीत सिंह के केस में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताए गए। सबसे पहला बात ये बताया गया कि जो डिफ़ॉल्ट बेल है वो राइटिंग में तो होगा ही होगा, लेकिन ऑरल भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा, ये एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और स्टेचुटरी राइट तो है ही क्योंकि 187 में बोल दिया गया है, 187 का सबसेक्शन 3 में, ओके। तीसरा बात ये बोला गया कि वंस द राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल becomes indefeasible, okay, it cannot be defeated by the filing of charge sheet in later stage. चार्जशीट अगर लेटर स्टेज में फाइल हो जाता है तो उससे ये डिफीट नहीं होने वाला है। दूसरा, इट कैनॉट बी डिफीटेड बिकॉज ऑफ द नॉन डिस्पोजल और द रॉन्ग डिस्पोजल ऑफ द बेल एप्लीकेशन। बेल एप्लीकेशन को अगर कोई डिस्पोज ऑफ नहीं किया उसकी वजह से भी आपका राइट नहीं चला जाएगा। अगर आपने सेकंड बार अगर बेल एप्लीकेशन भी अप्लाई कर दिया तो उसके वजह से भी नहीं जाने वाला राइट, तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
और इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं दे सकते, इसको रट लीजिएगा। और इसमें बहुत ईजी से मैं लिखवा भी दिया हूँ यार, और मैं क्या करूँ आपके लिए बताऊँ, मर जाऊँ क्या? नहीं सर नहीं, ऐसा नहीं बोलो। ओके हुआ। अब आते हैं तीसरा नंबर केस लॉस। ये भी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, लेटेस्ट केस लॉज हैं ये सब, ठीक है। ये है एम रविंद्रन वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस 2021। एम रविंद्रन बोल के आप याद कर लीजिएगा, क्या नाम है? एम रविंद्रन, ठीक है। एम रविंद्रन वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस 2021, सुप्रीम कोर्ट। ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एम रविंद्रन, रविंद्र जडेजा का याद कर लीजिएगा नाम, एम रविंद्रन, ठीक है। इसमें क्या इशू था सबके सामने, कोर्ट के सामने ये इशू था कि व्हाट डज द अवेल्ड ऑफ राइट टू डिफॉल्ट बेल मीन। मतलब डिफॉल्ट बेल का जो राइट है, उस राइट को अवेल कर लिया गया, इसका मतलब क्या होता है? अवेल करना मतलब क्या होता है? क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि जो अवेल्ड ऑफ जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, एंड व्हेन इज द राइट कंसीडर्ड एक्सरसाइज्ड। अब कब मानेंगे कि राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल को एक्सरसाइज कर लिया गया? क्वेश्चन ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है, कि राइट टू डिफॉल्ट बेल को कब, राइट टू डिफॉल्ट बेल को अवेल कर लिए, अवेल ऑफ, तो उस अवेल ऑफ का मीनिंग क्या है? दूसरी बात, कब माना जाएगा कि इस राइट को एक्सरसाइज कर लिया गया? तो आइए देखते हैं क्या बोला गया। राइट टू डिफॉल्ट बेल इज सेड टू बी अवेल्ड व्हेन द एक्यूज्ड। देखिए इसमें ये बोला गया, हम तब बोलेंगे कि राइट टू डिफॉल्ट बेल को अवेल कर लिया गया। कब बोलेंगे? हम तब बोलेंगे कि राइट टू डिफॉल्ट बेल को अवेल कर लिया गया जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही कंडीशन है। पहला क्या है, तुम्हारा 60 दिन 90 दिन खत्म हो जाना चाहिए, एक्सपायरी ऑफ द 60 और 90 डे के बाद ही करेंगे, आफ्टर याद रखना, आफ्टर ऑन नहीं है। 60वां दिन में आप अप्लाई नहीं करोगे, 60 दिन कंप्लीट होने के बाद करोगे, मतलब 61वां दिन में करोगे, समझे कि नहीं? तो क्या बोल रहा है, कब मानेंगे कि आपने, कब ऐसा माना जाएगा कि आपने डिफ़ॉल्ट बिल को अवेल कर लिया? कब माना जाएगा? जब आपका 60 दिन 90 दिन खत्म हो जाएगा और तब आप बिल अप्लाई करोगे, तो यानी 61वां दिन में। दूसरा एंड लिखा है, एंड दूसरा क्या है, बेल अप्लाई किए, दूसरा बोल रहा है कि आप बेल फर्निश कर दिए, मतलब बेल का कंडीशन वगैरह सब सेटिस्फाइड करती है। अगर बेल का कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर बोला गया है कि आपको सिक्योरिटी वगैरह लाना है, श्योरिटी लाना है, अगर सब आप अरेंज कर दिए तो माना जाएगा कि आपने क्या कर लिया, आपने डिफ़ॉल्ट बेल को अवेल कर लिया। क्या माना जाएगा? आपने डिफ़ॉल्ट बेल को अवेल कर लिया, ठीक है। अच्छा, वंस द राइट एक्रूज इट इज़ एक्सरसाइज्ड, ठीक है। जैसे राइट एक्रू होता है तो उसको एक्सरसाइज कर लिया जाता है, एंड द कोर्ट मस्ट रिलीज द एक्यूज्ड। तो वही बोल रहा है, अगर मान लो जैसे राइट एक्रू हुआ, एक्रू कब होगा, मतलब राइट आपके पास कब आएगा? जब 60वां दिन खत्म होगा, यानी 61वां नंबर दिन और 91 नंबर दिन में आपके पास राइट आ जाएगा। और राइट जैसे आया और आप अगर बेल एप्लीकेशन अप्लाई कर दिए और चार्जशीट फाइल अगर नहीं हुआ है, तो उस केस में हम मान लेंगे कि आपने क्या कर लिया है, डिफ़ॉल्ट बेल को अवेल कर लिया। क्या कर लिया? अवेल कर लिया, यानी एक्सरसाइज कर लिया है। तो उसके बाद क्या होगा, कोर्ट आपको रिलीज कर देगा, मस्ट रिलीज द एक्यूज्ड। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर और क्या बोला गया, द कोर्ट कैन नॉट डिनाई द डिफॉल्ट बेल बेस्ड ऑन। तो इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने लायक है। इसमें ये बोला गया कि कब कोर्ट डिफॉल्ट बेल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, किस किस ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे, मेरिट्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस, ठीक है। मान लो प्रोसिक्यूशन का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, भले लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन केस जीतने वाला है, आप पूरा दोषी दिख ही रहे हो, ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी हम आपका जो राइट है उस राइट को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वही बात बोल रहा है। तो भले ही प्रोसिक्यूशन का केस मेरिट्स मतलब स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिख रहा हो, भले ही प्रोसिक्यूटर ऑब्जेक्शन क्यों ना रेज कर रहा हो, ठीक है, भले ही बाद में चार्जशीट क्यों ना फाइल हो गया हो, लेकिन कोर्ट आपके डिफ़ॉल्ट बेल को डिनाई नहीं कर सकता। वही लिखा गया, देखो, द कोर्ट कैन नॉट डिनाई द डिफ़ॉल्ट बेल बेस्ड ऑन मेरिट्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस। प्रोसिक्यूशन का केस स्ट्रॉन्ग है, आपका वीक है, चलो आपका बेल कैंसिल कर देते हैं। कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास ये राइट है। अगर राइट एक्सरसाइज कर लिए तो ये इंडिफिजिबल राइट बन जाता है, ठीक है, कोई नहीं छीन सकता। दूसरा, ऑब्जेक्शंस बाय द प्रोसिक्यूटर अगर ऑब्जेक्शन भी रेज किया आपको बेल देने के बाद, फिर भी आप कोर्ट आपका बेल को छीन नहीं सकता। बाद में अगर चार्जशीट फाइल भी कर दिया पुलिस वाला, फिर भी आपका बेल कोई छीन नहीं सकता। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। ओके सर, समझ गए। अब इसको मिटा दो, मिटा देता हूँ भाई, लो मिटा दिया आपके लिए। चलो देखो, पहले से लिख के लाया हूँ तो कितना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है ना। सर सही बोले, यही लिखाने में मेरे को तो 1 घंटा लग ही जाता अभी। चलो
ये लास्ट टॉपिक है कैंसलेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट बिल, ठीक है। सो आप तो बोले कि डिफ़ॉल्ट बिल तो कैंसिल नहीं हो सकता। अरे भाई ऐसा थोड़ी है, मतलब ठीक है आपको उड़ने का आज़ादी दे दिया गया है, लेकिन आपको बांध के भी रखा गया है। पूरा एब्सोल्यूट नहीं है भाई, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब देखो यहाँ बोल रहा है कि डिफ़ॉल्ट बेल जो है, आपको जो डिफ़ॉल्ट बेल मिला है किस किस ग्राउंड पे कैंसिल हो सकता है, कब कब कैंसिल हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जब आप एक्सप्लेनेशन 1 देखोगे सेक्शन 187 का 5 का, जो हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो उस एक्सप्लेनेशन 1 में क्या लिखा था, याद करो। उस एक्सप्लेनेशन में ये लिखा था कि ये लिखा था द एक्यूज्ड शैल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी एज लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश बेल, ठीक है। इसमें क्या लिखा था कि एक्यूज्ड को तब तक कस्टडी में रखेंगे, जुडिशियल कस्टडी में वो तब तक रहेगा जब तक वो बेल अप्लाई नहीं कर लेता। मान लो 60 नंबर दिन ख़त्म हो गया, यानी 61वां दिन आ गया, 91 नंबर डे आ गया, बट वो फिर भी अभी तक बेल अप्लाई नहीं किया है, तो उसको क्या छोड़ देंगे? क्या नहीं छोड़ेंगे भाई, ऑटोमेटिक बेल नहीं है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो वही बोल रहा है, वो जब तक फर्निश नहीं करेगा बेल तब तक उसको कस्टडी में रहना पड़ेगा, ठीक है। ये था एक्सप्लेनेशन 1। अच्छा, अब देखो एक केस है असलम बाबा लाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1992 का, 1992 का ये केस है, ठीक है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र असलम बाबा लाल बोल के असलम बाबा लाल का केस था। इसमें ये बोला गया बेल वंस ग्रांटेड अंडर द प्रोवाइजो रिमेन्स वैलिड टिल इट इज़ कैंसल्ड। बोल रहा है कि भैया अगर इस प्रोविज़न में, ठीक है, अगर मान लो बेल दे दिया गया, बेल अगर दे दिया गया है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट बेल अगर ग्रांट हो चुका है, तो ये कब तक वैलिड रहेगा? जब तक उसको कैंसिल ना कर दें, ठीक है। दूसरी बात, द रिसीट ऑफ द चार्जशीट इन द कोर्ट बाय इटसेल्फ इज़ नो ग्राउंड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बेल। और इसमें यह भी बोला गया अगर बाद में कोर्ट में कोई चार्जशीट फाइल कर देता है, उस चार्जशीट की वजह से ये बेल कैंसिल होने वाला नहीं है। तो ये तो बस नॉर्मल सा चीज़ है, इसको पढ़ लेने से भी, खुद से भी लिख दोगे तो चलेगा। तो वही बोला गया कि अगर एक बार बेल ग्रांट हो गया तो कब तक वैलिड रहेगा? जब तक वो कैंसिल ना हो जाए। दूसरी बात, अगर चार्जशीट फाइल हो जाता है कोर्ट में बाद में, तो वो एक ग्राउंड नहीं बन सकता कि आपका बेल कैंसिल कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, ये बस छुटकू फुटकू था। दूसरा नंबर पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया। ये है कमलेश चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2021 सुप्रीम कोर्ट। ये भी बहुत ही लेटेस्ट केस लॉज हैं ये सब। इसमें क्या बोला गया, 2021 का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कमलेश चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें ये बोला गया द सुप्रीम कोर्ट रीइटरेटेड, मतलब वापस वही चीज़ को बताया जो ऑलरेडी पिछले केस लॉ में बता चुका था, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट रीइटरेटेड दैट द एक्यूज्ड हु वाज रिलीज्ड ऑन डिफॉल्ट बेल कैन नॉट बी री अरेस्टेड ऑन द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट बाय द पुलिस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वापस से वही बात कहा कि मान लो अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट बेल पे रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, तो उसको आप वापस री अरेस्ट नहीं करोगे चार्जशीट फाइल करके, ठीक है। मतलब मान लो एक बंदा डिफ़ॉल्ट बेल पे निकल गया, रिलीज़ हो गया, पुलिस वाले गए चार्जशीट फाइल कर दिया और फिर से उसको अरेस्ट कर लिए, तो भाई ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा बोला, कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कौन सा केस में? कमलेश चौधरी के केस में, कि भैया अगर एक बंदा डिफ़ॉल्ट बेल पे रिलीज़ हो चुका है, देन द पुलिस ऑफिसर्स कांट री अरेस्ट हिम by filing the charge sheet, right? Okay. It is open to the prosecution to file an application for the cancellation of bail on the grounds known to the law, and the receipt of the charge sheet in the court can by itself be no ground for the cancellation of bail. तो बोल रहा है कि भैया ये प्रोसिक्यूशन के पास सारे रास्ते खुले हुए हैं, अगर वो चाहता है बिल को कैंसिल करना तो भाई वो दूसरा प्रोविज़न को यूज़ करे ना, ठीक है। जो लॉ उसको मालूम है, ओके, जो कानून में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उस ग्राउंड्स पे वो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करें ना प्रोसिक्यूशन। आप चार्जशीट फाइल करके उसका बेल कैंसिल करोगे तो ऐसा ये सब होने वाला नहीं है। तो यही बोला गया, इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रख लीजिएगा कि अगर चार्जशीट फाइल करके दोबारा पुलिस वाले लोग आपका बेल को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। ये बोला गया था कमलेश चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस, ठीक है। ओके सर, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, आपके लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए रात का 12:12 हो चुके हैं। तीसरा केस है वेंकटेशन,
थोड़ा इन लोगों का नाम पढ़ने में दिक्कत होता है, कोई बात नहीं। वेंकटेशन बाला सुब्रमण्यम वर्सेस द इंटेलिजेंस ऑफिसर DRI बेंगलोर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, इसको याद कर लीजिएगा। बाला सुब्रमण्यम का केस है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। इसमें ये बोला गया डिफ़ॉल्ट बेल हाँ, इसमें ये बोला गया जो डिफ़ॉल्ट बेल है ना भाई, इसमें ये बोला गया जो डिफ़ॉल्ट बेल आप देते हो सेक्शन 167 में, यानी जो अभी 187 का 3 हो चुका है, कैन बी कैंसल अंडर 439 CRPC, अभी जो 483 हो गया। बस इसमें ये बोला गया कि जो डिफ़ॉल्ट बेल आप दे रहे हो कि नहीं, ऐसा नहीं है कि डिफ़ॉल्ट बेल कैंसिल नहीं हो सकता, कैंसिल हो सकता है, लेकिन कैंसिल होगा कौन सा प्रोविज़न में, वो प्रोविज़न है कौन सा भाई, वो प्रोविज़न है आपका 439 का 2 CRPC का, और अभी हो चुका है 483 का 3, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। डिफ़ॉल्ट बेल जो कि ग्रांट हुआ है 187 का 3 में BNSS का, वो कैंसिल हो सकता है, क्या हो सकता है, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 483 का 3, ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 483 का 3 में आपका डिफ़ॉल्ट बेल भी कैंसिल हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। सेक्शन 483 का 3 और पुराना वाला 439 का 2 में आपका डिफ़ॉल्ट बेल कैंसिल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें वो सभी ग्राउंड्स दिए गए हैं जिस ग्राउंड में आपका डिफ़ॉल्ट बेल भी कैंसिल हो सकता है। वो 483 का 3 पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये पढ़ेंगे हम कब, जब हम बेल एंड बॉन्ड का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर 35। समझ में आ रहा है? बस अभी तक ये समझो, जो भी डिफ़ॉल्ट बेल दिया गया है सेक्शन 187 में वो कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ, कैंसिल हो सकता है। कौन सा चैप्टर में? चैप्टर 35 में। कौन सा सेक्शन में? 483 का 3 में, BNSS का। अब पुराने वाले 439 का 2 में, ठीक है। बस इतना याद रख लो, आपका काम ख़त्म, ठीक है। ठीक है सर, आगे बताओ सर, ये क्या हो गया भाई? चलो वाह, आगे चले। ये था तुम्हारा बाला सुब्रमण्यम का केस में ये बोला गया। ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, बेल एंड बॉन्ड का चैप्टर लग जाता है। जैसे ही बंदा रिलीज़ होता है तो चैप्टर 35 अट्रैक्ट हो जाता है, वही लिखा हूँ, पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, इसमें ये बोला गया, मान लो बंदा जो है वो गलती से कोई ऐसा मिस्टेक की वजह से बेल पे रिलीज़ हो गया, हाँ, तो उसका उस केस में उसका बेल कैंसिल हो सकता है, वही 483 का 3 लग जाएगा सेक्शन आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझे कि नहीं? 483 का 3 याद रख लीजिएगा BNSS का। इस 483 में कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिस पर बेल एप्लीकेशन आपका कैंसिल हो सकता है, एप्लीकेशन नहीं, आपका बेल कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, अगर आपको इलीगली बेल दे दिया गया था या फिर गलती से दे दिया गया था तो उस बेल को कैंसिल कौन सा सेक्शन में करेंगे? 483 का 3 में, ठीक है। कौन सा, किस में बोला गया था, कौन सा केस में? अच्छा, कौन सा केस है ये भाई? ये कौन सा केस वैस नहीं है, बस इसको बस याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। अब ये समझते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, 2023 का है सुप्रीम कोर्ट का, और यही लास्ट केस लॉ है। ये केस लॉ के साथ ही हमारा ये चैप्टर का डेथ हो जाएगा, जो ये वेंटिलेटर पे है, अभी भी आखिरी सांसें ले रहा है ये चैप्टर, ठीक है। तो चलिए, लास्ट केस लॉ इस चैप्टर का, इस सेक्शन का 187 का ये है, स्टेट थ्रू CBI वर्सेस टी गांगी रेड्डी, ठीक है। तो स्टेट वर्सेस टी गांगी रेड्डी का एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया ये समझते हैं। इसमें ये बोला गया, इट वॉज हेल्ड दैट वंस द एक्यूज्ड इज रिलीज्ड ऑन डिफॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 187 का 3, जो कि पहले 167 का 2 हुआ करता था, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। ओ माई गॉड, ये बोला गया, अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट बेल पे रिलीज़ होता है तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते, मेयरली बिकॉज द चार्जशीट इज़ फाइल्ड लेटर। ओ माई गॉड, सिर्फ क्योंकि चार्जशीट बाद में फाइल कर दिया गया, उसके बेसिस पे अगर आपका बेल, आप डिफ़ॉल्ट बेल को कैंसिल करोगे तो ये हम होने नहीं देंगे, और ये हम ये होने नहीं देंगे, समझे कि नहीं? तो डिफ़ॉल्ट बेल जो आपको दे दिया गया है, बाद में अगर पुलिस वाला चार्जशीट फाइल अगर कर देता है, सिर्फ उसी ग्राउंड पे आपका बेल कैंसिल करते हैं, ये हम होने नहीं देंगे। समझ में आ गया? ओके। लेकिन ये याद रखना, क्या आपका ये जो राइट है क्या एब्सोल्यूट राइट है क्या? मतलब कभी भी आपका बेल कैंसिल नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा भाई? वही तो बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है,
जो डिफ़ॉल्ट बेल है वो कैंसिल हो सकता है। द बेल कैन बी स्टिल बी कैंसल्ड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में आपको जो बेल दिया गया है डिफ़ॉल्ट बेल, उस बेल को कैंसिल किया जा सकता है। और वो ग्राउंड कौन सा है वही सीखेंगे इसमें, ठीक है। चलिए इसको इतना पहले रिमूव कर दूं मैं, ओके। आइए, तो कौन कौन से ग्राउंड पे आपका डिफ़ॉल्ट बेल कैंसिल हो सकता है। तो देखिए 2 ग्राउंड बताए गए हैं, एक है स्ट्रॉन्ग केस ऑन मेरिट्स और एक है जनरल ग्राउंड, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग केस ऑन मेरिट्स, ठीक है। तो पहला पार्ट है, इस केस में दो ग्राउंड बताया गया, एक बताया गया कौन को स्ट्रॉन्ग केस ऑन मेरिट्स और दूसरा बताया गया जनरल ग्राउंड। इसमें यह बोला गया इफ़ आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, इसमें यह बोला गया मान लो इफ़ आफ्टर फाइलिंग द चार्जशीट इट इज़ फाउंड दैट द एक्यूज्ड हैज़ कमिटेड अ सीरियस नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। मान लो चार्जशीट फाइल हो गया, पुलिस वाला इलोन बेल पे ये रिलीज़ हो गया है, ठीक है। बेल पे रिलीज़ हो गया था, घूम रहा था मस्त डिफ़ॉल्ट बेल, और डिफ़ॉल्ट बेल होने के बाद ये क्या किया ना सियाना, बाहर जाके नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया फिर से, ठीक है। ऐसा ऑफेंस किया जो नॉन बेलेबल ऑफेंस था, ठीक है। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया बाहर रिलीज़ होके, और चार्जशीट फाइल हो गया है, हाँ। तो उस केस में इसका बेल कैंसिल हो सकता है। कौन सा सेक्शन में, अभी बताया था याद है, एक ही सेक्शन है 483 का 3 में, और एक है 480 का 3 में, तो ये याद रख लेना है। तो अभी तक मैं इतना बार रिपीट कर चुका हूँ 483 का 3, तो आपको तो याद हो जाना चाहिए। तो बेल कौन से सेक्शन में कैंसिल हो सकता है, अब तो आपके खून में बहना चाहिए भाई। बेल एप्लीकेशन जो डिफ़ॉल्ट बेल है कौन सा सेक्शन में कैंसिल हो सकता है, 483 का 3 में। और यहाँ पर और एक्स्ट्रा एक सेक्शन आ गया 480 का 3 में भी कैंसिल होगा, समझ में आ गया। तो बस ये याद रख लेना चाहिए आपको। टी गांगी रेड्डी का केस है, सीबीआई वर्सेस टी गांगी रेड्डी 2023 में ये बोला गया कि पहली बात ये डिफ़ॉल्ट बेल को सिर्फ चार्जशीट फाइल हो गया उस ग्राउंड पे आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब चाहिए ग्राउंड। जैसे अगर बंदा रिलीज़ होने के बाद नॉन बेलेबल ऑफेंस कर लेता है तो उसका बेल कैंसिल हो सकता है 483 का 3 में और 480 का 3 में भी, ठीक है, ओके। ये था स्ट्रॉन्ग केस ऑन मेरिट्स। दूसरा था जनरल ग्राउंड। जनरल ग्राउंड कौन कौन से हैं जहाँ पर उसका बेल कैंसिल हो सकता है, तो इसमें बोला गया इवन आफ्टर गेटिंग द डिफ़ॉल्ट बेल भले ही क्यों ना मिल गया हो, द एक्यूज्ड बेल कैन बी कैंसल्ड, उसका बेल कैंसिल हो सकता है इस ग्राउंड पे। ये 3 ग्राउंड पे। पहला क्या है, ही टेम्पर्स विथ एविडेंस और थ्रेटन्स विटनेसेस, अगर वो एविडेंस के साथ छेड़खानी करता है और जो साक्षी लोग हैं, ओके, जो विटनेसेस लोग हैं उनको डराता है, तो उस केस में इसका बेल डिफ़ॉल्ट बेल कैंसिल हो सकता है भाई, क्योंकि ये डरा के रख रहा है, एविडेंस को टेम्पर कर रहा है, तो उस केस में इसको क्या कर सकते हैं, इसका बेल कैंसिल हो सकता है, मतलब अरेस्ट हो जाएगा और क्या। ही डज नॉट कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, भाई रिलीज़ हुआ था लेकिन इन्वेस्टिगेशन पे फिर से ये कोऑपरेट कर ही नहीं रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उस केस में इसका बेल कैंसिल हो सकता है। ये जनरल ग्राउंड है। तीसरा है देयर इज़ अ मिसयूज़ ऑफ लिबर्टी ग्रांटेड बाय द बेल, भाई बेल जो दिए थे उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, वही चीज़ है, कोई भी इसमें रीज़न आ सकता है, समझे कि नहीं। तो ये 3 रीज़न है जिनके वजह से इसका बेल जनरल ग्राउंड पे कैंसिल हो सकता है। और स्पेशल रीज़न क्या है, अगर ये बाहर जाकर वापस से नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है तो 2 सेक्शन में इसको क्या कर देंगे, इसका बेल कैंसिल कर देंगे। एक है तुम्हारा 483 का 3 और एक है तुम्हारा 480 का 3, ये दोनों BNSS के हैं, ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ का ये जो अभी जो पढ़ें उसका क्रक्स अगर मैं देखूं तो ये निकल के आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट बेल इज़ नॉट एब्सोल्यूट। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि डिफ़ॉल्ट बेल तो ठीक है कोई छीन नहीं सकता राइट, लेकिन भाई ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, छीना जा सकता है अगर आप बाहर जाके फिर से नॉन बेलेबल ऑफेंस किए, अगर आप फिर से बाहर जाके क्या कर रहे हो, विटनेसेस लोग को धमका रहे हो, जान से मार दूंगा, तू बस बता के दिखा, तू कोर्ट आके दिखाना तब तेरे को बताऊंगा मैं, हाँ तो रह नहीं पाएगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तेरा बेटा जाता है ना स्कूल मुझे मालूम है, ये सब चीज़ फॉर एग्जांपल, हाँ तो उस केस में उसका बेल भाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट बेल इज़ नॉट एब्सोल्यूट, अभी समझ में आ गया कि ये जो डिफ़ॉल्ट बेल है क्या एब्सोल्यूट है क्या, भाई एब्सोल्यूट नहीं है। एंड इट कैन बी कैंसिल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, मैंने बताया भैया कौन सा रीज़न है, अगर स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड्स अगर है तो, जैसे सीरियस चार्जेस मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया, मिसयूज़ ऑफ बेल, डरा रहा है, धमका रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उस केस में इसका बेल कैंसिल हो सकता है, बस ख़त्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी 49 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा ये भी हो गया ख़त्म। सो दिस इज़ ओवर
section 187, all the case laws are done here, okay, and I am so much happy कि भाई केस लॉ इसका ख़त्म हो गया, वरना इसको अगर मैं लिखा था ना, सच बता रहा हूँ 2 क्लास मेरे को लग जाता, ठीक है। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि भाई मेरा क्लास इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा हो रहा है कि लोग इसलिए नहीं देख रहे हैं, तो कहीं ये तो नहीं है। तो मुझे बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जो जितने भी इम्पोर्टेंट केस लॉस थे मैंने सारे डिस्कस कर दिए गए हैं, मतलब कर दिए हैं। आप इसको वापस कर क्या कीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा और समझ में तो आ गया होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। याद कर लीजिएगा मेन चीज़ सब, किस में क्या बोला गया। जैसे संजय दत्त का केस में क्या बोला गया कि भैया इंडिफिजिबल राइट कब बनेगा, जब आप कंडीशन फुलफिल कर दोगे, बेल अप्लाई करोगे 60 दिन 90 दिन के बाद, और चार्जशीट अगर फाइल नहीं हुआ रहेगा तो आपका बेल क्या हो जाएगा, आपका डिफ़ॉल्ट बिल इंडिफिजिबल हो जाएगा, मतलब जिसको कोई छीन नहीं सकता। बस बाद में अगर डिफ़ॉल्ट बिल अगर कोई चार्जशीट फाइल भी किया तो आपका डिफ़ॉल्ट बिल का राइट नहीं जाएगा, मतलब कोई छीन नहीं सकता। विक्रमजीत सिंह के केस में क्या बोला गया, बहुत सारा बात इंपॉर्टेंट बताया गया, जैसे ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। फिर बोला गया ऑरल भी हो सकता है, हाँ ठीक है ना। और क्या बोला गया कि आपका जो डिफ़ॉल्ट बिल को है हम लोग किस किस ग्राउंड पे नहीं छीन सकते हैं। चार्जशीट फाइल हो गया उस ग्राउंड पे छीन ले नहीं हो सकता। हाँ, आपका बेल एप्लीकेशन अभी तक तो कोई डिस्पोज ऑफ नहीं किया या फिर गलत डिस्पोज कर दिया तो उस ग्राउंड पे कोई छीन नहीं सकता। दोबारा आपने बेल एप्लीकेशन फाइल कर दिया उस ग्राउंड पे कोई छीन नहीं सकता। फिर आर रविंद्रन का केस था, इसमें ये बोला गया कि कब मानेंगे कि डिफ़ॉल्ट बिल को अवेल कर लिया गया। अरे भाई, अवेल कर लिया गया मतलब आपने बेल अप्लाई किया और कंडीशन फुलफिल कर दिया तो मान लिया जाएगा कि आपने अवेल कर लिया। अच्छा, एक बार अवेल कर लिया तो कोर्ट आपको रिलीज़ कर देगा, और फिर कोर्ट आपको इस ग्राउंड पे आपके डिफ़ॉल्ट बिल को कैंसिल नहीं कर सकता। कौन सा ग्राउंड पे, जैसे प्रोसिक्यूशन का केस तो स्ट्रॉन्ग है, आप तो विक्टिम लग रहे हो, हाँ प्रोसिक्यूशन का केस तो ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग, आपका केस वीक है, तो उस ग्राउंड पे चलो आपको नहीं देते हैं डिफ़ॉल्ट बिल, ये सब नहीं चलेगा। प्रोसिक्यूटर मान लो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, उस ग्राउंड पे नहीं चलेगा, ठीक है। चार्जशीट फाइल अगर हो गया, सब्सिक्वेंट इवेंट है, अगर बाद में चार्जशीट फाइल हो गया उस केस में नहीं होगा, ठीक है। फिर कैंसलेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट बिल में पढ़े तो कैंसलेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट बिल अगर देखो तो इसमें एक ही चीज़ हमने पढ़ा कि मतलब क्रक्स अगर देखोगे जितना भी पढ़े कि भैया डिफ़ॉल्ट बिल जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये कैंसिल हो सकता है। 2 कैंसिल का ग्राउंड है, एक है जनरल ग्राउंड, जैसे आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई आप क्या किए, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, विटनेसेस लोगों को डरा रहे हो, धमका रहे हो, ठीक है, जो जनरल ग्राउंड था। और क्या था तुम्हारा कि आप वही टेम्पर कर रहे हो एविडेंस के साथ, विटनेस को डरा रहे हो, कोऑपरेट नहीं कर रहे हो और अपनी लिबर्टी का मिस यूज़ कर रहे हो। और एक स्पेशल मेरिट्स केस क्या था कि आप बाहर जाके क्या कर रहे हो, फिर से किसी का मर्डर वर्डर करने का कोशिश किया, फिर मार दिए किसी को, हाँ वापस से डकैती डाल दिए, तो उस केस में आप फिर से क्या हो गए, आपका बेल जो डिफ़ॉल्ट बेल चला जाएगा, ख़त्म। तो ये है तुम्हारा ऑल द केस लॉज रिगार्डिंग सेक्शन 187 एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं सारा चीज़ लिखा आया हूँ। और मैं बता दूँ बहुत ही प्लानिंग चल रहा है, एक्चुअली मुझको टाइम मिलता नहीं है गाइस, लेकिन देखिए आपका अगर सपोर्ट मुझको मिलेगा ना तो ही मैं वीडियो आगे बनाऊँगा। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बहुत ही मूडी किस्म का आदमी हूँ, मतलब मेरा दिमाग मूड करता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं वीडियो कंटिन्यूसली बनाते रहूँगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए कि फ्यूचर में आपको मैं पढ़ाऊँगा बोल के मैं ऑलरेडी क्लास लिखना स्टार्ट कर दिया हूँ, ताकि टाइम मेरा कम जाए, कम वेस्ट हो, समझे कि नहीं। तो ये सब देखिए, ये सब मैं आपका क्लास लेने वाला हूँ, ये अभी का नहीं है, ये सब मैं आपको फ्यूचर में पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, क्योंकि मैं ये चीज़ लिखता साथ साथ तो बहुत टाइम वेस्ट होता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले से ये सब चीज़ लिखते जा रहा हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ आपके लिए, आपको टाइम के साथ साथ। देखिए जैसे वारंट ऑफ अरेस्ट है, ये चैप्टर ये पढ़ाएंगे, पूरा अच्छे से डायग्राम खुद बनाया हूँ, सारा चीज़ समझाऊँगा, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ। देखिए डायग्राम सब देखिए, ठीक है। तो ये सब बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं इतना कह दूँ। और एक अलग ही मतलब एक्सपीरियंस आपको रहेगा लॉ पढ़ने में मेरे साथ, आप इतना तो देखे ही होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि एल्गोरिथम यूट्यूब का जो है भाई अलग ही काम करता है। अब लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो यूट्यूब वाला उसको और प्रमोट करता है, ठीक है।
और दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि बहुत लोग इस वीडियो को देख सकें और फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, यू नो इट वेरी वेल, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए।